Hello everyone, my name is Prerna and we are going to study today's Indian Express editorial section. Okay गाइस सी मैं लास्ट 2 दिन से वीडियोस अपलोड कर रही हूँ, मैंने नई नई स्टार्ट की है। तो मुझे ये दिक्कत आ रही है कि मैं कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन करती हूँ लाइन बाय लाइन, तो उससे क्या होता है कि मैं पूरा पेपर के एडिटोरियल्स कवर नहीं कर पाती हूँ। मेरे वीडियोस में टारगेट मेरे ये है कि मैं इंडियन एक्सप्रेस के पूरा एडिटोरियल सेक्शन और एक्सप्लेन पेज को प्रॉपरली अच्छे से आपको समझा दूँ, और मैं नोट्स भी देना स्टार्ट कर दूँगी आने वाले टाइम पर। मैं आज के भी नोट्स प्रॉपर बनाई हूँ। मैं सोची हूँ कि वीकली नोट्स मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूँगी, वो ज़्यादा सही रहेगा, ताकि आप खुद से भी कुछ पढ़ें तो अच्छा रहेगा। जैसे हमें क्या होता है कि इस एग्ज़ाम के लिए खुद से पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट नोट्स पे रिलाई नहीं कर सकते हैं, और न्यूज़पेपर पढ़ना इज़ नॉन नेगोशिएबल पार्ट। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके चलिए, बहुत हो ज्ञान की बातें, स्टार्ट करते हैं। आज की एडिटोरियल में मैं क्या क्या आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। पहला ये आर्टिकल जो है, अमेरिकाज हब्रीज हैज़ yielded a dramatically more dangerous world, ये। फिर ऑस्ट्रेलियन यूरेनियम फ्यूल्स नेक्स्ट फेज़ इन इंडियाज़ न्यूक्लियर प्रोग्राम, ठीक है, ये वाली आर्टिकल। फिर मैं आपको वन नेशन वन इलेक्शन से कुछ बस थोड़े पैराग्राफ इंपॉर्टेंट। फिर महाराष्ट्र ने एक लॉ पास की है वुमेन फार्मर्स के लेकर स्पेशली, बहुत ही अच्छी लॉ है ये, बहुत इम्पॉर्टेंट था ये। देन उसके बाद मैं आपको यहाँ पर एक AI डेटा सेंटर के ऊपर गुजरात ने एक स्टेप ली है, उसके ऊपर हम लोग पढ़ेंगे। फिर उसके बाद लद्दाख काउंसिल के ऊपर जो है वो हम लोग थोड़ा पढ़ेंगे। फिर इंडिया UK FTA के ऊपर है, वो हम लोग थोड़ा पढ़ेंगे। एंड देन द लास्ट वन, दिस वन, चाइना का न्यू बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट जो है वो इंडो पैसिफिक में आया है, एंड क्यों है, क्या है, और क्यों, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या सिग्निफिकेंस है इस चीज़ की, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, तो हमें ये पढ़ना है, ठीक है। डायरेक्टली मैं आपको बता दूं कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आज के जो आर्टिकल्स है उसमें प्रीलिम्स के भी कुछ पॉइंटर्स हमें मिलते हैं और मेंस के भी मिलते हैं, ठीक है। देखिए, स्टार्ट मैं इस आर्टिकल से कर रही हूँ क्योंकि मुझे ये पूरा एक्सप्लेन करना है आपको, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, इस आर्टिकल में बोला जा रहा है कि ऑस्ट्रेलियन फ्यूल, पहले हेडिंग को हम लोग समझते हैं, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन यूरेनियम फ्यूल्स नेक्स्ट फेज़ इन इंडियाज़ न्यूक्लियर प्रोग्राम। इसमें जो ऑथर है ये बता रही हैं कि इंडिया का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसका नेक्स्ट फेज़ के फ्यूलिंग कौन कर रहा है? ऑस्ट्रेलिया का यूरेनियम, ठीक है। अभी देखिए, पहला पैराग्राफ है, पहला इसमें यह है कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का एक कॉमन सिक्योरिटी कंसर्न, ठीक है। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के कॉमन सिक्योरिटी कंसर्न ने इस तरह की डील इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच कराना मुमकिन करवाया है। ओके, देयर इज अ कॉमन सिक्योरिटी कंसर्न दैट हैव मेड ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया डिस्कवर अ न्यू रेलिवेंस फॉर देयर रिलेशनशिप। देखिए, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच काफ़ी सारे अलग अलग डायमेंशंस पे भी रिलेशनशिप है, बट इन सब में अभी एक नया जो डायमेंशन खुला है, जो नया रेलिवेंस है, वो सिक्योरिटी कंसर्न है। और सिक्योरिटी कंसर्न क्या है? We all know this, China. China assertiveness is the new security concern for both India and Australia. Okay. उसके बाद फिर यहाँ पे नेक्स्ट लिखा है, दिस वॉज द रिफ्लेक्टेड इन द फॉरवर्ड लुकिंग जॉइंट स्टेटमेंट इन दैट केम ऑफ द टू कंट्रीज रिसेंट समिट। अभी हमारे PM वहाँ गए थे, वहाँ पे एक जॉइंट स्टेटमेंट थी, उससे हमें ये पता चल रहा है। फिर इट लिस्ट मेनी एरियाज ऑफ कॉपरेशन स्टैंड आउट्स इज मूवमेंट ऑन द यूरेनियम सप्लाईज फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया टू इंडियाज़ न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, बहुत सारे हम कॉपरेशन हुए थे, बट इन सब में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है इंडिया ऑस्ट्रेलिया का यूरेनियम डील जो हुआ है वो। उसके बाद ऑथर जो ये पर्टिकुलर पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ में क्या क्या एक्सप्लेन किया कि हिस्टोरिकली क्या हुआ था कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो बहुत ही स्ट्रिक्ट पॉलिसी मेंटेन करते। वी ऑल नो दैट ऑस्ट्रेलिया हैज़ अ ग्रेटेस्ट रिजर्व ऑफ यूरेनियम इन द वर्ल्ड, सो ऑस्ट्रेलिया has been practicing a very strict policy of exporting uranium. Even Australia frowned at the India USA uranium nuclear deal which was signed in 2008. Why? Because India has not signed NPT, India was not part of NSO, NSG का भी पार्ट नहीं था, तो अभी भी नहीं है। तो इसके लिए क्या है कि तब भी USA ने 2008 में 2008 में USA ने एक न्यूक्लियर डील साइन कर दी इंडिया के साथ, और एक एक्सेप्शन बनाया इंडिया को। तो इस पे ऑस्ट्रेलिया का बर्ताव अच्छा नहीं था, इट जस्ट फ्राउंड एट दैट डील। उसके बाद फिर ये हुआ था कि इट होल्ड्स द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट यूरेनियम, ठीक है, यहाँ तक आप पढ़िए, ये बहुत इजीली सेंटेंस में लिखा हुआ है सब जो मैं आपको बताई। फिर उसके बाद देखिए, एंड द क्वालिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया, अच्छा ये भी इसमें बस ये लिखा है कि ये ऑस्ट्रेलिया का यूरेनियम का क्वालिटी जो है इंडिया के यूरेनियम क्वालिटी से काफ़ी अच्छा है, बस यही है, ठीक है। अच्छा, आते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे। यहाँ पे इंडिया का, अब देखिए, अब क्वेश्चन ये आता है कि ऐसा क्या हो गया कि ऑस्ट्रेलिया अचानक से इंडिया को
इंडिया के लिए मतलब 2008 से 2026 में आज ऑस्ट्रेलिया इंडिया को यूरेनियम सप्लाई कर रहा है, ऐसा क्या हो गया? दैट इज़ व्हाट रिटन इन द नेक्स्ट पैराग्राफ। सो नेक्स्ट पैराग्राफ में ये लिखा था, देखिए इंडिया का जो कंसिस्टेंट नॉन प्रोलिफरेशन के ऊपर जो क्रेडेंशियल था, इंडियाज कंसिस्टेंट नॉन प्रोलिफरेशन क्रेडेंशियल्स फैसिलिटेटेड शिफ्ट ऑफ ऑस्ट्रेलियन पोजीशन। इंडिया ने लगातार अपना स्टैंड इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर हर जगह पर डायरेक्टली एक ही बात को एडवोकेट की, दैट इज़ नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर आर्म्स। ओके, तो इस नॉन प्रोलिफरेशन न्यूक्लियर आर्म्स पे टिके रहने पर इंडिया का जो क्रेडेंशियल था, इंडिया की इतनी लड़ाइयाँ हुई पाकिस्तान पे, बट इंडिया हैज़ नेवर इवन थ्रेटेन टू यूज़ द न्यूक्लियर बम, नेवर, ऑलवेज मेंटेन्ड अ पीस स्टैंड। तो इस तरह के जो क्रेडेंशियल्स है, इसके वजह से ऑस्ट्रेलिया ने अपना पोजीशन चेंज किया और 2009 में अच्छा ये एक रीज़न था। दूसरा रीज़न ये था कि 2009 में इंडिया ने एडिशनल प्रोटोकॉल भी साइन किए एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के साथ। इसके तहत क्या हुआ, इंडिया ने बोला कि आप कि मैं यहाँ पर जो मतलब इंडिया के पास जितने भी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं उसमें से सिविलियन के लिए क्या है, मिलिट्री के लिए क्या है, उसके लिए वो अलग अलग अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम का जो फैसिलिटेटिव एरियाज़ है वो मार्क करेगा और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी आकर उसे देख सकती है। अच्छा देखिए क्या होता है कि आखिर दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि जो यूरेनियम है इंडिया के पास वो कम है और यूरेनियम के बिना हम अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं चला सकते। अब यूरेनियम इंडिया को चाहिए। अब न्यूक्लियर का दो यूज़ होता है, एक मिलिट्री यूज़ है, दूसरा सिविलियन पर्पस के लिए यूज़ है। तो जितनी भी कंट्री, जो भी कंट्री यूरेनियम एक्सपोर्ट करती है, चाहे वो कनाडा हो चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, वो यूरेनियम किसी कंट्री को मिलिट्री यूज़ के लिए नहीं देती है, कभी नहीं देती है। वो क्यों देती है कि आप सिविलियन पर्पस के लिए इसे ले सकते हैं। टेक आवर यूरेनियम, give us money definitely, and then use this uranium to make a renewable make a nuclear fuel to use it as a energy purpose, for the energy purpose, civilian purpose। ठीक है, तो न्यूक्लियर एनर्जी से हमें मतलब अपना सिविलियन पर्पस के लिए एनर्जी डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए, जैसे न्यूक्लियर पावर्ड हो गया आपका इलेक्ट्रिसिटी जो है उसके लिए, इन सब चीज़ों के लिए कोई भी कंट्री यूरेनियम देती है। तो लेकिन अब इंडिया यूरेनियम ले लेगा, लेकिन क्या पता कि इंडिया सिविलियन पर्पस के लिए यूज़ कर रहा है या मिलिट्री पर्पस के लिए यूज़ कर रहा है, राइट। तो इंडिया ने स्पेसिफिकली इसलिए एडिशनल प्रोटोकॉल साइन किया। तो इसके तहत ये हुआ कि जितने भी न्यूक्लियर फैसिलिटेटिव इंडिया के पास है, जहाँ पे वो न्यूक्लियर पावर बना रही है, न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट कर रही है, तो न्यूक्लियर एनर्जी जहाँ जहाँ जनरेट कर रही है वहाँ उसने इंडिया ने अलग अलग मार्क कर दिए हैं। जिस जगह पर एक्सपोर्टेड यूरेनियम का यूज़ हो रहा है उसे आकर टाइम टू टाइम इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है वो आकर इंस्पेक्ट करेगी और ये इंस्पेक्शन के बाद वो इस चीज़ का सर्टिफिकेशन करेगी, हाँ ओके इंडिया जो है एक्सपोर्टेड यूरेनियम से सिविलियन पर्पज़ के लिए यूज़ कर रही है, वो मिलिट्री पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं कर रही है। तो पहला तो ये कि इंडिया का नॉन प्रोलिफरेशन क्रेडेंशियल, सेकेंडली इंडिया signing the additional protocol with the International Atomic Energy Agency in 2009. These two particularly facilitated the change in the position of Australia, and Australia signed a deal with India in 2040, ऑस्ट्रेलिया इंडिया न्यूक्लियर कोऑपरेशन एग्रीमेंट। ठीक है, तो 2014 में साइन हो चुकी थी और कंक्लूड हो गया 2015 तक कि ऑस्ट्रेलिया इंडिया को यूरेनियम एक्सपोर्ट करेगा। बट ड्यू टू जस्ट बिकॉज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट, लैक ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट, ये जो डील हुई थी वो अभी तक पूरी तरह से मतलब फॉलो नहीं हुआ और हमें अभी तक यूरेनियम मिला नहीं है। अभी रिसेंटली जब हमारे प्राइम मिनिस्टर वहाँ गए हैं तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म कंप्लीट किया गया। नाउ ऑस्ट्रेलिया इज सेट टू एक्सपोर्ट अस यूरेनियम। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ में ऑथर जो है वो बोल रही है, और ये दिस इज़ पर्टिकुलरली इन स्टैंडर्ड्स ऑफ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ओनली। उसके बाद ये आया कि ठीक है, ये सब कंसेंसस के ऊपर लिखा है, आप पढ़ लीजिएगा, बहुत ईजी है। देन उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, ये जो रेड लाइन से सिंस 2008 टू 2000, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। देखिए अभी तक इंडिया जो है ऑस्ट्रेलिया के साथ अभी यूरेनियम आ रहा है हमारे पास, ऑस्ट्रेलिया से आना स्टार्ट होगा, पर इसके पहले इंडिया कहाँ से क्या ले रहा है? इंडिया हैज़ बीन इम्पोर्टिंग नेचुरल यूरेनियम ओर कंसनट्रेटेड फ्रॉम कनाडा। ठीक है, कनाडा से ले रही है, फ्रांस से ले रही है, कजाकिस्तान से ले रही है एंड उज़्बेकिस्तान से ले रही है। एंड नेचुरल यूरेनियम डाइऑक्साइड पैलेट्स एंड एनरिच्ड यूरेनियम रशिया से ले रही है। ये याद रखिएगा कौन कौन से कंट्री से इंडिया अभी तक यूरेनियम ले रही है। इंडिया हैज़ बीन इम्पोर्टिंग यूरेनियम फ्रॉम कनाडा, फ्रांस, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान एंड रशिया। ओके, उसके बाद फिर ये जो पर्टिकुलर यूरेनियम एक्सपोर्ट से ऑथर लिख रही है, ये जो डेवलपमेंट है, दिस डेवलपमेंट्स आर बिल्डिंग द ब्लॉक्स फॉर इंडियाज न्यूक्लियर एनर्जी एक्सपेंशन डेफिनेटली, राइट, विच एम्स टू इंक्रीज
ये इंपॉर्टेंट देखिए, इसको भी हमें याद रखना पड़ेगा कि इंडिया एम्स टू इंक्रीज इंस्टॉल न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी फ्रॉम 8.78 गीगावाट टू 100 गीगावाट बाय 2047, ठीक है। और इसके लिए इंडिया जो है, गवर्नमेंट जो 2 तरह का स्ट्रैटेजी अप्लाई कर रही है, ठीक है। हैज़ अ 2-pronged अप्रोच। पहला फ्लिट मोड में लार्ज रिएक्टर्स को इंडिया अपने ही जो इंडिया का जो एक अपना कंपनी है द न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये जो है वो लार्ज रिएक्टर्स बना रही है, फ्लिट मोड में एक्सपैंड कर रही है। पहला तो ये अपना सेल्फ डेवलपमेंट। सेकंड इंडिया जो कर रही है वो है आपका ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे काम कर रही है, ताकि लो कार्बन स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स बनाए सके, ताकि वो जैसे जो हमारी जो कंपनी है स्टील सीमेंट प्लांट्स और एआई डेटा सेंटर्स में बहुत एनर्जी चाहिए, राइट, बहुत सारी एनर्जी चाहिए इनको चलाने के लिए। तो एनर्जी गजलर्स, ये सब जो एनर्जी गजलर्स सेक्टर्स है, स्टील और सीमेंट प्लांट्स, एआई डेटा सेंटर, इसके लिए पर्टिकुलरली लो कार्बन स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स बना रही है। तो गवर्नमेंट 2-pronged स्ट्रेटेजी अपना रही है। पहला फ्लिट मोड पर एक्सपैंड करना न्यूक्लियर रिएक्टर का एक्सपेंशन विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, एंड द सेकंड गवर्नमेंट हैज़ बीन डेवलपिंग लो कार्बन स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स फॉर एनर्जी गजलर्स सच एज स्टील और सीमेंट प्लांट्स और एआई डेटा सेंटर, ठीक है। इसके साथ साथ इंडिया ने अभी नेसेसरी एक शांति एक्ट भी लेके आई है, जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर को भी के लिए भी फैसिलिटी अवेलेबल कराई गई है, ठीक है। द नेसेसरी लेजिस्लेटिव एंड रेगुलेटरी चेंजेस हैज़ बीन इफेक्टेड थ्रू द शांति एक्ट। उसके बाद गवर्नमेंट विल कंटिन्यू टू कंट्रोल द स्ट्रैटेजिक, अभी भी, लेकिन ऐसा नहीं कि शांति एक्ट आ गया तो ओके तुरंत नहीं। Strategic and the security sensitive segments of the nuclear fuel cycle is still under the control of government, and that has to be there with under the control of government, right? The last paragraph as usual of any article is a conclusion part. Keeping in view the planned large scale expansion of all reactor sizes, India is pursuing a strategy to build a strategic uranium reserve, देखिए, to guard against the supply chain disruption that may be caused by black swan events like pandemics, eruption, geopolitical hotspot। देखिए, पहले लाइन का क्या मतलब है कि अभी जितना हम लोग अभी जो वर्ल्ड में काफ़ी अफरा तफरी चल रहा है, राइट, देयर इज़ अ फ्रैक्चर्ड वर्ल्ड ऑर्डर राइट नाउ, इंटरनेशनल वर्ल्ड इज़ राइट नाउ वेरी फ्रैक्चर्ड, देयर इज़ अ ह्यूज अनसर्टेनिटी गोइंग ऑन अराउंड। इन दिस अनसर्टेनिटी going on around, India is trying to build a strategic reserve for uranium, okay, strategic reserve। देखिए, हमें जो दूसरे बाहर की कंट्री से जो आ रही है यूरेनियम आ रही है, वो 2 तरह से डिसरप्ट हो सकती है। पहला तो कुछ पैंडेमिक जैसा बड़ा सा हो जाए, या फिर क्या हो जाए, कोई यहाँ पे क्या लिखे ऑथर ने, द इरप्शन ऑफ जियो पॉलिटिकल हॉटस्पॉट। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ जैसे कि अभी लड़ाई चल रही है ना ईरान में, ईरान मिडल ईस्ट एरिया जो है पूरा जियो पॉलिटिकल हॉटस्पॉट है, वहाँ पे कभी भी लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। तो जैसे ही वहाँ लड़ाई स्टार्ट होती है, वहाँ से ऑयल आना बंद हो जाता है। ईरान इराक वॉर हुआ था, तब भी ऑयल सप्लाई बंद हो गया था, राइट। तो choking of the very important trading areas, trading route like Strait of Hormuz is because of the eruption of the geopolitical hotspot like Iran, right। तो इसी तरह से अगर कोई ऐसा कहीं पे कोई क्या पता कहीं कल के दिन साउथ चाइना सी में लड़ाई स्टार्ट हो जाए, तो ऑस्ट्रेलिया वहाँ से एक्सपोर्ट करना कैसे पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो फिर इस तरह की चीज़ों के लिए जियोपॉलिटिकल हॉटस्पॉट की वजह से कुछ अनसर्टेनिटी नहीं आई, इसलिए स्ट्रैटेजिक रिजर्व बना रही है। न्यू एंथुजियाज्म हैज ग्रिप्ड द न्यूक्लियर पावर सेक्टर व्हाइल द गवर्नमेंट एश्योर्स एक्सेस टू न्यूक्लियर फ्यूल, द नेसेंट प्राइवेट इंडस्ट्री मस्ट imbibe the highest standards of safety, security and standard। ऑथर ये बोल रही है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो एश्योर कर रही है कि आपके पास एक प्रॉपर न्यूक्लियर फ्यूल आ जाए, पर प्राइवेट सेक्टर को इस बात का पूरी तरह से ध्यान देना है कि जो वो इंडस्ट्री बनाएगी डैट मस्ट हैव हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड सेफगार्ड्स। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि ये पर्टिकुलर आर्टिकल कैसे आपको क्या क्या यूज़ करना है। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि इंडिया कहाँ कहाँ से यूरेनियम ले रही है, ठीक है। फ्रांस, कनाडा, उज़्बेकिस्तान, कज़ाकिस्तान एंड रशिया से ले रही है, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ पे था, ठीक है। उसके बाद आपको ये याद रखना है कि इंडिया जो है, इंडिया का न्यूक्लियर स्ट्रैटेजी क्या है, न्यूक्लियर वेपन स्ट्रैटेजी नहीं, इंडिया का न्यूक्लियर फ्यूल स्ट्रैटेजी क्या है, किस तरह से अभी राइट नाउ व्हाट इज इट इज़ गोइंग, कोई पॉलिसी नहीं है इसके ऊपर बस इस तरह का अप्रोच अभी अप्लाई कर रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो आपको याद रखना पड़ेगा। बाकी आप ऑस्ट्रेलिया का क्या अप्रोच रहा है इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशन में बस एक याद कर सकते हैं। फिर आप एक बार अपनी साइड से एडिशनल प्रोटोकॉल के बारे में पढ़ लीजिएगा, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के बारे में पढ़ लीजिएगा, NPT के बारे में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये सब आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा अपने साइड से, ठीक है। अच्छा, मैं अगेन बोलूँगी, मैं इस आर्टिकल का प्रॉपर एक नोट्स भी बना दी हूँ, बट मैं आपको वीकली बेसिस पर नोट्स प्रोवाइड करूँगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप लोग खुद से भी पढ़ें। बहुत ज़रूरी है कि हम इस एग्ज़ाम के लिए अपने से पढ़ें। अभी आर्टिकल पे देखिए, इस आर्टिकल पे अमेरिकाज हुब्रीज हैज़ यील्डेड अ ड्रामेटिकली मोर हेटेरोजेनस वर्ल्ड, ये आर्टिकल शशि थरूर ने लिखी है। और
शशि थरूर ने इस आर्टिकल को में मतलब किस कौन से बात पे लिखी गई है, तो ये ईरान के ऊपर ही है, कम्प्लीटली वही ईरान और यूएसए का जो वॉर चल रहा है उसके ऊपर लिखी हुई है। देखिए स्टार्टिंग का मैंने कुछ मार्क नहीं किया क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था, पूरा स्टोरी को एक्सप्लेन किया गया है, स्टोरी में पूरा जो अब तक का हुआ है ईरान और अमेरिका के बीच वो है। उसके बाद फिर अभी रिसेंटली क्या हुआ था कि रिसेंटली ये हुआ कि ईरान और यूएसए के बीच इंटरिम डील हुई थी दैट गॉट कोलैप्स। व्हाई इट गॉट कोलैप्स? इट started collapsing with the trading of weapons, trading of strikes against each other once again। एंड ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ईरान ने चार्जेस लगा दिए वहाँ से जो शिप्स पास हो रही है, उसके ट्रांजिट रूट पर जो शिप्स पास हो रही है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास से, तो वहाँ से पास होते हुए सारे शिप्स के ऊपर एक फीस लगा दी, और जो भी नेवल शिप्स उसको क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था बिना फीस दिए तो उस पर अटैक होता था। और जैसे ही अटैक हुआ तो इसी पर प्रॉम्प्ट करते हुए यूएसए ने स्टार्ट कर दी, बिकॉज व्हाट यूएसए वांट कि ईरान की जो पावर है कि वो इस एरिया पर अपना कब्जा करके इस तरह से फीस लेके वो ना कर सके। यूएसए इज़ ट्राइंग ऑल इट्स मीन्स टू इंश्योर दैट ईरान लूजेज इट ग्रिप अलॉन्ग द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, क्योंकि अगर ईरान यहाँ से इस तरह से फीस कलेक्ट करेगा तो यू टू नो वो ईरान के पास कितना पैसा हो जाएगा, राइट। और ईरान अगर इकोनॉमिकली बिकम वेरी पावरफुल देन दैट विल बी अ वेरी डेंजरस थिंग फॉर अमेरिका। सो दैट्स वाई अभी आते हैं हम लोग। देखिए अमेरिका ऐसा क्यों करता है? अमेरिका की एक स्ट्रैटेजी है। अमेरिका हेजेमनी कब तक बना रहेगा? अमेरिका हेजेमनी तब तक बना रहेगा जब तक यूरोप और एशिया एक साथ नहीं आती है, ठीक है। यूरेशिया को हमेशा लड़ाते रहना है। अगर यूरोप और एशिया की कोई भी कंट्री कहीं भी लड़ाई होते रहेगी तो अमेरिका हेजेमॉन बना रहेगा। तो इसीलिए हमेशा अमेरिका ये इंश्योर करती है कि यूरोप से लेकर एशिया तक में लड़ाई बनी रहे, और ये लड़ाई इसीलिए हो रही है, स्पेसिफिकली अमेरिका अपने हेजेमन बनाए रखना चाहती है। और अगर सपोज़ कि ईरान पे लड़ाई ही नहीं होता, एक्चुअली ईरान में लड़ाई क्यों हुआ आई थिंक मुझे नहीं बतानी चाहिए, आप लोगों को पता ही होगा कहाँ से क्या है। इट्स अ बिग हिस्ट्री बिहाइंड दैट, लेट मी फिनिश द आर्टिकल। अच्छा अभी देखिए यहाँ पे जो मैं मार्क की हूँ, यहाँ पे क्यों मार्क की हूँ, क्या मार्क की हूँ, क्यों इंपॉर्टेंट है। ओवरऑल आर्टिकल में तो बस यही एक्सप्लेन किया हुआ है कि किस तरह से अमेरिका जो है वो कितनी बड़ी गलती की कि वो टॉप लीडरशिप को मारा। नहीं, वो ऐसे भी कर सकता था कि वहाँ के अंदर का रेजीम चेंज कर देता, पूरा एक्सटर्नल उसके इंटरनल रीस्ट्रक्चरिंग कर देता, ना कि रेजीम चेंज। बिकॉज द रेजीम चेंज व्हाट हैज़ डन, इट हैज़ yielded a position to a new man, the young generation who is more radical, who do not think twice about before they strike or before taking the steps। तो इसलिए अमेरिका का ये जो स्टेप है पर्टिकुलरली गलत है, और इन सब से अमेरिका जो है क्रेडिबिलिटी इन द वर्ल्ड लूज़ कर रही है, और लगातार पूरी दुनिया अमेरिका को एक प्रॉब्लमेटिक वे में देख रही है। एक समय था जब दुनिया अमेरिका को एक ये सोचती थी कि अमेरिका आ रहा, माय गॉड अब तो चीज़ें सही हो जाएगी, बट नहीं, अब दुनिया को ये लग रहा है कि अमेरिका आ रहा है मतलब लड़ाई होगा। तो अमेरिका को एक प्रॉब्लम की तरह देख रही है, उसकी क्रेडिबिलिटी लूज़ हो रही है। साथ साथ ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का ये केस बन रहा है कि वो अपने घर पर मतलब इंटरनली एट होम वो अपनी इन्फ्लेशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, वहाँ पे भी बहुत प्रॉब्लम हो रही है। और इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान जो हो रहा है वो इंडिया जैसे कंट्री को हो रहा है जो कि इम्पोर्ट डिपेंडेंट है, और ईरान का भी इकोनॉमिक लॉस बहुत हुआ है, ठीक है। तो हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात समझना है कि हमें क्या क्या मिल सकता है इस आर्टिकल से। पहले मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। देखिए द कोलैप्स ऑफ डिप्लोमेटिक नेगोशिएशंस इज ड्यू टू द कंटिन्यूइंग हॉर्मुज डिस्प्यूट, ठीक है। लगातार हॉर्मुज डिस्प्यूट होने के कारण डिप्लोमेटिक नेगोशिएशन जो ईरान और एशिया के बीच चल रही थी वो बंद हो गई है। फ्लस्ड विथ इट्स रीजनल लेवरेज, ईरान अटेम्प्टेड टू इंस्टीट्यूट अ यूनिलैटरल सिक्योरिटी, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि अपना जो ईरान के पास जो एक रीजनल लेवरेज है, ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बगल में, तभी तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का कंट्रोल उसके पास है, क्योंकि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के तहत आता है, इसलिए उस पर कंट्रोल है। अगर ईरान वहाँ नहीं होता तो उसके पास वो कंट्रोल नहीं होता, तो इसलिए लिखा है रीजनल लेवरेज, लिखे हैं रीजनल लेवरेज। ईरान ने क्या किया, एक यूनिलैटरल सिक्योरिटी बनाने की कोशिश की स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के तहत, ठीक है, के along, and this mechanism to extract a mandatory shipping transit fees from the commercial vessels. This move has been firmly rejected by most of the world who cite international freedom of navigation to block such extortionate demands over natural waterway। मैं ये क्यों मार्क की थी? वैसे देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि यूनिलैटरल सिक्योरिटी मैकेनिज्म जो ईरान ने इस्टेब्लिश करने की कोशिश की मैंडेटरी शिपिंग से ट्रांजिट फीस लेने के लिए, इसका पूरी दुनिया ने बहुत ही निंदा की है, ठीक है। द वर्ल्ड हैज़ फॉर्मली रिजेक्टेड, क्यों? बिकॉज वर्ल्ड साइड दैट देयर इज इंटरनेशनल फ्रीडम ऑफ नेविगेशन देयर टू ब्लॉक सच टू
एंड ब्लॉकिंग दैट इज़ लाइक अ एक्सटॉर्शनेट, जैसे कोई डॉन या कोई गुंडा मवाली पैसा नहीं लेते हैं वैसे, सच एक्सटॉर्शनेट डिमांड्स ओवर नेचुरल वाटरवे, नेचुरल वाटरवे है, राइट। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये हमें याद रखना है, कोट कर सकते हैं हम लोग हू बहू, ये येलो लाइन में जो है, द पनामा एंड द सुएज कैनाल्स आर द मैन मेड एंड चार्ज फॉर सर्विसेज। आपको पता है पनामा सुएज कैनाल कहाँ है, मैप में मार्क कर लीजिएगा, इजिप्ट के पास से वहाँ से आता है। पनामा कैनाल आपका नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में वहाँ पे है, ठीक है, वहाँ पे मेक्सिको के नीचे, आप वहाँ मार्क कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। दे आर द मैन मेड एंड चार्ज फॉर सर्विसेज, ठीक है, वो मैन मेड है इसलिए वहाँ सर्विसेज है। पर स्ट्रेट्स लाइक हॉर्मुज और मलक्का जो है वो तो मैन मेड नहीं है, वो नेचुरल है। कोई भी ह्यूमन इंटरवेंशन जो है वो इंटरनेशनल, वो जायज़ नहीं है, और इंटरनेशनल लॉ से ग्लोबल कॉमन की तरह ट्रीट करती है। कुछ भी नेचुरल जो है वो ग्लोबल कॉमन एक डिफरेंट कंसेप्ट है, आई विल एक्सप्लेन यू सम टाइम, ठीक है। ग्लोबल अभी के लिए बस आप इतना समझ लीजिए कि ग्लोबल कॉमन मतलब सबके लिए अवेलेबल है, ठीक है, वहाँ पे कोई चार्ज नहीं कर सकता, कोई कंट्रीज पे नहीं जमा सकता अपना हक। उसके बाद ईरानियन अटैक्स ऑन द वेसल्स अटेम्प्टिंग टू इवेट द टोल्स प्रोवोक द लेटेस्ट यूएस अटैक, वही जो मैं आपको बताई कि ईरान ने उस वेसल पर अटैक किया जो कि इवेट कर रहे थे टोल्स को, ठीक है, उस पर अटैक किया। इस अटैक को देखते यूएस ने भी ईरान पर अटैक कर दिया, और ना अब यूएस ने नया ब्लॉकेट किया। अभी रिसेंटली ट्रंप बोले कि मैं फीस लूँगा वहाँ से, हालांकि उन्होंने इस चीज़ को बैक कर लिया, बट अब यूएस चार्जिंग टोल अ थ्रेट दैट ट्रंप हैज़ नाउ बैक्ड अवे फ्रॉम इज अनवेलकम एज द ईरानियन डूइंग सो। अब ईरान कर रहा है तो ईरान को हम गलत मानते हैं, तो क्या हम अमेरिका को सही मान सकते हैं? ना, इट्स अ ग्लोबल कॉमन, नो वन शुड चार्ज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। अब यहाँ पे ये देखिए, ये पर्टिकुलर पैराग्राफ जो है वो इसे मैं एक्सप्लेन किया कि जो यूएसए है उसने सक्सेसफुल टारगेट करके हाई रैंकिंग पॉलिटिकल और मिलिट्री फिगर्स को तो हटा दिया वहाँ से ईरान के, ठीक है, बट उसके जगह पे उसको ये करना चाहिए था ईरान को कि रैदर देन इंक्लूडिंग मॉडरेशन और डोमेस्टिक कोलैप्स द सिस्टमिक असैसिनेशन ऑफ अ रूलिंग एलिट सिंपली क्लियर द पाथ फॉर अ न्यू यंगर जनरेशन। देखिए वही कि वहाँ पर मॉडरेशन बनाने की जगह, डोमेस्टिक कोलैप्स की जगह क्या किया यूएसए ने, क्या किया, एक सिस्टमेटिक वे में असैसिनेट किया टॉप लीडरशिप को। यूएसए को लगा कि टॉप लीडरशिप को हटा दो चीज़ें ख़त्म हो जाएगी, बट ऐसा नहीं है। अब क्या है, यंगर जनरेशन है जो कि ज़्यादा रेडिकल है, ज़्यादा फियर्सली एंग्री है, मोर सोफिस्टिकेटेड है और कमिटेड है कि वो रीजनल डोमिनेंस बना के रहेगी। अब यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है, एक मैंने आपको बताया एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ पर देखिए, एक मैंने आपको बताया ये वाला पनामा सुएज कैनाल जो है वो, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और मलक्का जो है ग्लोबल कॉमन की तरह, ठीक है, इसे आपने नोट्स में इंक्लूड कर लीजिएगा। और ये वाला यहाँ से ये रेड से मार्क जो है ये हमें इंपॉर्टेंट है हमारे लिए एग्जाम से। द इकोनॉमिक रिपल इफेक्ट्स ऑफ दिस मिस कैलकुलेशन extend far beyond the immediate combat zones, inflicting a ruinous toll on the global south। ग्लोबल साउथ पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है? देखिए, सबसे पहले ईरान का एस्टिमेटेड कन्फ्लिक्ट्स, अभी इकोनॉमिक जो एस्टिमेट्स हुआ है उससे इकोनॉमिक, इस कन्फ्लिक्ट से क्या इकोनॉमिक लॉस है, $200 बिलियन का हुआ है। अब लेकिन इंडिया, एनर्जी डिपेंडेंट नेशन लाइक इंडिया हैज़ बीन हिट ऑलमोस्ट एज सिवियरली। इंडिया का क्या क्या नुकसान हुआ है? एज द कन्फ्लिक्ट चोक्ड ऑफ रीजनल ट्रेड, कन्फ्लिक्ट जो है सबसे पहले यहाँ से मार्क कर लीजिए, चोक्ड ऑफ रीजनल ट्रेड, हमारा सबसे पहला नुकसान ये हुआ, इट जस्ट चोक्ड ऑफ रीजनल ट्रेड। सेकंड, स्काई रॉकेटेड द ऑयल प्राइसेस। थर्ड, रैम्पेंट इन्फ्लेशन। अभी जो इस महीने का हमने जो CPI आया है, कल के पेपर में आया था ये, ठीक है, जो जून महीने में जो जून का जो CPI कलेक्ट हुआ है, तो उसमें हमने देखा है कि इन्फ्लेशन जो है वो हमारे टारगेट से, जो RBI का टारगेट है मॉनेटरी पॉलिसी एग्रीमेंट के तहत जो टारगेट है वो 4% से एक्सीड कर गया है। तो पहली बार 16 महीने में ऐसा पहली बार हुआ है कि हमारा इन्फ्लेशन जो है टारगेट से एबव गया है, और ये बेसिकली फूड इन्फ्लेशन की वजह से हो रही है, प्लस ट्रांसपोर्ट की वजह से हो रही है। तो ये चीज़ यहाँ पे तो हमें इन्फ्लेशन भी झेलना पड़ रहा है। ड्राइविंग अप द इम्पोर्ट कॉस्ट एंड वीकनिंग द रूपी, हमारा रूपी वीकन हो रहा है। कॉम्प्रोमाइजिंग द इकोनॉमिक सिक्योरिटी ऑफ मिलियंस हु हैड नथिंग टू डू विद द वॉर। तो आप यहाँ से एग्जाम के लिए क्या क्या लिख लेंगे कि व्हाट इज़ द इशूज़ विच इंडिया इज़, how it is affecting India। First of all, India is an energy dependent nation, ठीक है। The conflict has choked, number 1, choked off regional trade, number 2, skyrocketed oil prices, number 3, rampant inflation, number 4, severely strained the fiscal balances। अब देखिए, इन्फ्लेशन होगा तो हमारा फिस्कल बैलेंस गड़बड़ होगा। फिस्कल बैलेंस क्या होता है? सरकार ने सोचा है कि एग्जाम्पल, मैं आपको बस छोटे से एग्जाम्पल दे रही हूँ ना, ठीक है। मान लीजिए सरकार की बजट थी 100 रुपये की,
ठीक है। सरकार की बजट थी 100 रुपये की और सरकार ने सोचा था कि मैं 20 रुपया का खर्च करके ये एक बिल्डिंग बना दूंगा और इस बिल्डिंग में ऑफिस बनेगा, बाहर से जो फॉरेन से लोग आएंगे इस ऑफिस में काम करेंगे। मैंने बहुत बेसिक आपको एग्जांपल दिया, और यहाँ पे बैठ के काम करेंगे, यहाँ से एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। अब इन्फ्लेशन बढ़ गया, सरकार के पास तो 100 रुपये ही था और बजट का 100 रुपये था और सरकार ऑलरेडी 20 रुपये, मान लीजिए 50 रुपये और उधार ले रही थी, तो फिजिकल डेफिसिट भी 50 रुपये का था, टोटल 150 का बजट था। बट इन्फ्लेशन बढ़ने के कारण जो 20 रुपये में जो बिल्डिंग बनने वाली थी, अब सरकार को 80 रुपये में लगेंगे। तो अब सोचिए, जो पैसा सरकार किसी और चीज़ के लिए लगाना चाह रही थी, मान लीजिए कि बचे हुए बाकी के 20 रुपये तो वो बिल्डिंग बनाने में, बाकी के पैसे वो डिफेंस में लगाना चाह रही थी, कुछ एजुकेशन में लगाना चाह रही थी, बट वो पैसा जो है एक सेक्टर में ज़्यादा लगना वाला है, क्योंकि कॉस्ट बढ़ गया, कॉस्ट बढ़ जाएगा। इन्फ्लेशन बढ़ने से कॉस्ट बढ़ जाता है, सरकार को ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे, ज़्यादा पैसे खर्च करने पर ज़्यादा बोरो करना पड़ेगा, ज़्यादा बोरो करने से फिस्कल बैलेंस हमारा ख़राब हो जाता है, और सरकार का फिस्कल बैलेंस ख़राब होता है, उसका और भी बहुत रिपल इफेक्ट है, उस पर भी बहुत कुछ आगे एक्सप्लेन किया जाएगा। अभी देखिए, फिर हमारा रुपी वीकेंड हो जाता है, राइट। उसके बाद हमारा इकोनॉमिक सिक्योरिटी इस तरह से काफ़ी नुकसान होता है। अगर हमारा इकोनॉमिक सिक्योरिटी नुकसान होता है तो क्या होता है, जब हमारे पास कम पैसे होते हैं खर्च करने के लिए, या फिर जो पैसा है उसका परचेजिंग पावर कम गया, तो क्या होगा, हम लोग ज़्यादा सेक्टर्स में खर्च नहीं कर पाएंगे। अभी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडिया डिफेंस में हाईली इन्वेस्ट करे, क्योंकि चाइना लगातार काफ़ी सारे चीज़ों में डिफेंस में कैपेबिलिटी अपनी बढ़ा रही है, तो इंडिया का डिफेंस बजट नीड टू इंक्रीज डे बाई डे। ऑल्सो स्किलिंग में भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इंडिया को अपना पैसा लगाने का। पर इन्फ्लेशन की वजह से इंडिया को क्या होता है कि हमेशा अब और एक चीज़ देखिए, जैसे कि अभी रिसेंटली एल नीनो चल रहा है, तो इस फार्मर्स को बहुत नुकसान है। तो गवर्नमेंट ने जब बजट लाई थी, तब उस समय तो सरकार ये नहीं सोचती है ना कि अच्छा इस टाइम पे ये ऐसा कुछ होने वाला है, इस तरह ग्लोबल अनसर्टेनिटी की वजह से, ड्यू टू दिस जियो पॉलिटिकल इशूज़ द इन्फ्लेशन इज़ गोइंग टू बी हाई, तो बहुत सारे सेक्टर्स पे इफेक्ट पड़ेगा। अचानक से जैसे अमेरिका ने क्या किया, अमेरिका ने टैरिफ लगा दिया, तो हमारा लेबर इंटेंसिव मार्केट जो है दैट जस्ट गॉट हिट एंड मेनी पीपल जस्ट लॉस्ट देयर जॉब्स। तो अचानक से सरकार को वेलफेयर पॉलिसीज़ लेके आनी पड़ती है, जो बजट में वो नहीं रखते हैं, जो कि एस्टिमेटेड नहीं होता है, वैसे पॉलिसीज़ लाने के लिए सरकार को काफ़ी पैसे खर्च करने पड़ते हैं। और खर्च जब एक जगह से दूसरे जगह चला जाता है, जहाँ पे करने वाले होते हैं सरकार, वहाँ नहीं कहीं और कर देते हैं, तो हमारी जो प्रायोरिटी सेक्टर्स है वहाँ पे पैसे कम जाते हैं। तो इस तरह से हमारा इकोनॉमिक सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा dwindle करता है, ठीक है। एंड ड्यू टू द dwindling ऑफ दिस इकोनॉमिक सिक्योरिटी वी एक्चुअली गेट dwindle at many front, okay, specifically the defense front. It's very very important for India right now. The next is Washington release. अब यहाँ पे जो बाकी का जो पैराग्राफ है, इसमें में ऑथर ये एक्सप्लेन कर रहे हैं, शशि थरूर जी ये बता रहे हैं कि वॉशिंगटन का क्या इफेक्ट है। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी आप ऐड कर लीजिएगा। वॉशिंगटन रियलाइजेज द कन्फ्लिक्ट हैज सीवियरली डिमिनिश द जियो पॉलिटिकल अथॉरिटी, ये वर्ड याद रखिए, जियो पॉलिटिकल अथॉरिटी एंड क्रेडिबिलिटी ऑफ द सुपर पावर दैट इनिशिएटेड इट, ओके। आप क्या लिखेंगे, तो वॉशिंग इफेक्ट ऑन वॉशिंगटन, नंबर 1 डिमिनिशिंग जियो पॉलिटिकल अथॉरिटी, नंबर 2 क्रेडिबिलिटी ऑफ बीइंग द सुपर पावर, ओके। उसके बाद डोमेस्टिक आर्किटेक्ट ऑफ द वॉर, मतलब अमेरिका के बारे में ही बोला जा रहा है, ठीक है। वो अपना पीस मेकिंग जो है डिलीवर नहीं कर पा रही है, फेलिंग टू डिलीवर द प्रोमिसेस ऑन द रैपिड पीस मेकिंग। उसके बाद मिनिमल इन्फ्लेशन को भी नहीं कंटिन्यू कर पा रही है, वगैरह वगैरह। और ये चीज़ याद रखिए, फ्रैक्चर्ड इंटरनेशनल ऑर्डर चल रहा है। इस वर्डिंग से कुछ आपको एक ना पेज पर पीछे कॉपी के एक पेज पर ना कुछ वर्ड्स बस ऐसे लिख लिया कीजिए, अच्छे वर्ड्स। तो क्या होता है, जैसे हमें पता है कि हमें ये ऐसा चल रहा है, ऐसे लेमन लैंग्वेज में तो हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, अच्छा वर्ल्ड अभी ऐसा चल रहा है, बहुत टूटा फूटा सा है, लड़ाइयाँ चल रही है, ऐसे वैसे। बट एग्जाम में कैसे लिखना है, एग्जाम में हमें लिखना है कि देयर इज़ अ फ्रैक्चर्ड इंटरनेशनल ऑर्डर राइट नाउ एंड इंडिया नीड टू हैव अ कॉशियस कैलिब्रेटेड अप्रोच. India is having a diplomatic tight walk right now between Iran and USA, right? This way, these are the words we need to write in the mains exam. So these are the words we have to यूज़ इन आवर आंसर्स. अच्छा गाइज, देखिए ये आर्टिकल आया वन नेशन वन इलेक्शन पे, इसमें बस आप इसमें पर्टिकुलर पॉइंट को एक्सप्लेन किया गया है, इतना अभी इसको पूरा नहीं ध्यान देंगे. बस इसमें ये वाला चीज़ मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगा जो आपको याद रखना चाहिए. देखिए हाई लेवल कमेटी बनी थी रामनाथ कोविंद जी के अंदर, जो कि हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट थे उनके अंदर, ठीक है. और उनके रिपोर्ट के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है राइट नाउ सेंट्रल गवर्नमेंट इज़ कमिंग अप विथ
वन बिल, ठीक है, डैट बिल इज गोइंग टू मेक अ कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रिंग अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट दस फैसिलिटेटिंग वन नेशन वन इलेक्शन। आर्टिकल जो इंपॉर्टेंट है वो आपको पढ़ लेना है एक बार, आर्टिकल 82A, 83 एंड 172, ठीक है, ये आपको पढ़ लेना है। उसके बाद देखिए इसमें क्या लिखा है, ये जो पर्टिकुलर रिपोर्ट जो कि सपोर्ट की है वन नेशन वन इलेक्शन को, ये 4 पॉइंट पर सपोर्ट है, 4 पिलर्स, और ये आप यूज़ कर सकते हैं अपने वन नेशन वन इलेक्शन के प्रो के पार्ट में। पहला पॉइंट ये है कॉस्ट सेविंग, ठीक है, एक बार में इलेक्शन हो जाएगी, पैसा बचेगा। सेकंड, रिलीफ फ्रॉम पॉलिसी पैरालिसिस कॉज्ड बाय द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है तो कोई पॉलिसी नहीं बना पाती है ना सरकार, उसकी वजह से। सेकेंड, रिड्यूस बर्डन गवर्नमेंट मैन पावर। सपोज आप स्टेट असेंबली इलेक्शन और लोकसभा की इलेक्शन दोनों एक साथ चल रही है और वही CRPF का जवान एक जगह खड़े होकर 2 इलेक्शन को का गार्ड कर रहा है, तो फिर क्या हुआ, ये रिड्यूस बर्डन गवर्नमेंट मैन पावर एंड एन इकोनॉमिक ग्रोथ डिविडेंड, ठीक है, ये 4 चीज़ें जो हैं ये सपोर्ट में आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब आते हैं हम लोग इसके ऊपर। महाराष्ट्र गवर्नमेंट अभी एक वुमेन फार्मर के सपोर्ट में एक बिल लेके आई है, ठीक है, और इसके ऊपर है, ऐसे तो ये स्टेट गवर्नमेंट की लॉ है, तो हमें क्या पढ़ने की ज़रूरत है, राइट। तो अगर इतना इंपॉर्टेंट, अगर ये इंपॉर्टेंट नहीं होता तो फिर इंडियन एक्सप्रेस जो कि नेशनल न्यूज़पेपर है उसमें नहीं कवर होता, तो हमें इसको एग्ज़ाम के लिए, अपने एग्ज़ाम के लिए कैसे इंपॉर्टेंटली यूज़ करना है। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक बनता है वो है वुमेन फार्मर्स। हमें अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो, मतलब 2 दिन पहले, आज 16 तारीख है, 14 को एक आर्टिकल आया था। उस आर्टिकल में था कि वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर पॉलिसी मेकर्स टू मेजर द वेल्थ इनइक्वालिटी गैप बिटवीन मेन एंड वुमेन, जेंडर्ड वेल्थ इनइक्वालिटी गैप, वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट। उसमें से एक जो पर्टिकुलर सेकंड रीज़न था, सेकंड पॉइंट था, जो कि वेल्थ रहता है अगर वुमेन के पास, तो व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ हैविंग वेल्थ विद वुमेन, ठीक है। तो उसमें एक पॉइंट था कि इट इंक्रीजेज द इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी एंड ओवरऑल ग्रोथ। तो फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट के तहत ये पता चला है कि इफ़ अ वुमेन फार्मर इज़ देयर, द एग्रीकल्चरल आउटपुट इंक्रीजेज, प्रोडक्टिविटी इंक्रीजेज एंड ओवरऑल एग्री आउटपुट ऑफ द कंट्री इंक्रीजेज। ये ऐसा FAO के रिपोर्ट आया, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का एक रिपोर्ट था, ठीक है। तो वुमेन फार्मर जो है, ऐसा बहुत सारे रिपोर्ट ने बताया कि वुमेन फार्मर जो है वो अगर खेती करती है, मतलब वुमेन अगर खेती करती है तो एग्रीकल्चरल आउटपुट ज़्यादा आता है और सही भी रहता है। प्लस अभी क्या होता है, ज़्यादातर क्या होता है कि मेन जो है दे माइग्रेट इनटू डिफरेंट स्टेट फॉर द अदर इकोनॉमिक एक्टिविटी। सो क्या होता है कि घर पर जो खेती का काम है महिला कर रही है, बट द लैंड इज़ नॉट ऑन द नेम ऑफ वुमेन, तो उन्हें लोन नहीं मिलता है, उन्हें पर्टिकुलर इनपुट्स नहीं मिल रहा है, फार्म के लिए जो इनपुट्स है वो नहीं मिल रहा है, इससे वो खेती नहीं कर पा रही है ठीक से। तो ये सब दिक्कतें आ रही है, तो इसी को एड्रेस करने के लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने लॉ लाई है। अच्छा, यहाँ पर ये सौम्या स्वामीनाथन जो है वो एक NGO की हेड है, शायद NGO है आई थिंक, या फिर कोई एक एसोसिएशन है, ये रहा यहाँ पर रिसर्च फाउंडेशन, हाँ शायद ये NGO है। तो जो भी है, हमारे एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उनकी हेड है, उनके साथ मिलकर इन्होंने ये आर्टिकल लिखा है। हमारे लिए इम्पॉर्टेंट ये है, सबसे पहले जब वुमेन फार्मर के ऊपर एक टॉपिक आता है, एग्ज़ाम में अगर टॉपिक आता है, तो हमें ये लिखना है कि वुमेन फार्मर क्या इश्यूज़ फेस कर रही है, उस इश्यूज़ को, उस चैलेंजेस को फेस करने के लिए क्या सॉल्यूशंस है, उन सब में एक कोट कर देना है बस, कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट का रिसेंट एक बिल था एंड दैट पर्टिकुलर द लॉ पास्ड बाय महाराष्ट्र गवर्नमेंट इज़ वन सच एग्जाम्पल ऑफ इनिशिएटिंग हेल्प फॉर द वुमेन फार्मर्स, राइट। इसमें यहाँ पर जो लाइन है, ये वाली लाइन देखिए, वुमेन अक्रॉस द ग्लोब डू मच ऑफ द वर्क अक्रॉस एग्री फूड सिस्टम फ्रॉम प्रोडक्शन टू प्रोसेसिंग, येट देयर कंट्रीब्यूशंस आर नॉट रिकॉग्नाइज। महिलाएं जो हैं पूरे दुनिया में अक्रॉस द ग्लोब बहुत काम कर रही है एग्री फूड सिस्टम के ऊपर, प्रोडक्शन से लेकर प्रोसेसिंग तक, उगाने से लेकर लास्ट प्रोसेसिंग तक जो काम चल रहा है। जैसे एग्जांपल आलू उगाना हो गया और प्रोसेसिंग हो गया, उससे चिप्स बनाना, प्रोडक्शन से लेकर प्रोसेसिंग तक काम कर रही है, बहुत कंट्रीब्यूट कर रही है, बट अनरिकॉग्नाइज्ड हो रहा है। उसके बाद दे फेस चैलेंजेस। अच्छा, चैलेंजेस क्या आ रही है, क्रेडिट का, इंश्योरेंस का, उन्हें एक्सटेंशन सर्विसेज नहीं मिल रही। एक्सटेंशन सर्विस क्या होती है, जैसे कि सीड है, अब सीड चाहिए तो सीड कौन सा डालना है, कौन सा नहीं डालना है, ये सब बताने वाला जो सर्विस देता है उसको एक्सटेंशन सर्विस बोलते हैं। टेक्नोलॉजी का, अभी ड्रोन का यूज़ किया जा रहा है, राइट, ड्रिप एग्रीकल्चर किया जा रहा है,
अलग अलग तरह से खेती की जा रही है, जो टेक्नोलॉजी का और मार्केट का भी एक्सेसिबिलिटी बहुत कम। तो ये चैलेंजेस है, ये याद रखिए। वुमेन फार्मर्स कौन कौन से चैलेंजेस को एड्रेस कर रही है, फेस कर रही है? क्रेडिट का, इंश्योरेंस का, एक्सटेंशन सर्विसेज का, टेक्नोलॉजी, मार्केट का, वुमेन। और उसके बाद आपको ये वाली लाइन रखनी है दिमाग में कि वुमेन अक्रॉस द ग्लोब डू मच ऑफ द वर्क अक्रॉस एग्री फूड सिस्टम्स फ्रॉम प्रोडक्शन टू प्रोसेसिंग गेट अनरिकॉग्नाइज्ड, राइट। उसके बाद फिर ये भी कि गवर्नमेंट की जो बेनिफिट है वो ऑफन मेन से लिंक्ड होती है, जबकि लैंड ओनर मेन से लिंक्ड होती है, क्योंकि लैंड ओनरशिप मेन के पास होती है। उसके बाद इसी बैकड्रॉप में ये वाला इसमें लिखा है वुमेन फार्मर, इसी बैकड्रॉप। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है, 2026 जो है वो इंटरनेशनल ईयर फॉर वुमेन फार्मर है, कॉलिंग फॉर अ फेयर, मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल एग्री फूड सिस्टम्स फॉर ऑल। पूरे दुनिया में सब जगह एक फेयर और मोर इंक्लूसिव, मतलब महिला और मेन दोनों को मिला के एक सस्टेनेबल एग्री फूड सिस्टम हो, इसके लिए ये एक इस बार का इंटरनेशनल ईयर ऑफ द वुमेन फार्मर बनाया गया है, ठीक है। ये 3 लाइन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वुमेन अक्रॉस से लेके हेल्ड बाय मेन तक। अच्छा, इसके बाद फिर यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि महाराष्ट्र में बहुत सारे ऐसे सोशल रिफॉर्मर्स रहे हैं अभी तक, ज्योतिबा फुले, महर्षि कर्वे, पंडित रमाबाई, लोकहितवादी गोपाल हरि देशमुख, गोपाल गणेश अगरकर, इन सब के बारे में हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं, राइट। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सावित्रीबाई फुले, जिन्होंने एजुकेशन सिस्टम पे बहुत काम की, महिलाओं के एजुकेशन सिस्टम में काम किया। महात्मा ज्योतिबा फुले जी, उन्होंने भी बहुत सारे सोशल रिफॉर्म वर्क किए हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए ये वाला लाइन, द जेंडर इंक्लूसिव एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट इंक्लूडिंग एक्सेस टू कंट्रोल, द जेंडर इंक्लूसिव एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, इसका मतलब क्या हो गया कि जो एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट है वो जेंडर इंक्लूसिव है, मतलब मेन, महिला और पुरुष दोनों के लिए जो डेवलपमेंट है वैसा हमें बनाना है। और जिसमें क्या होगा, उसमें होगा एक्सेस टू कंट्रोल ओवर एंड ओनरशिप ऑफ लैंड एंड अदर प्रोडक्टिव एसेट्स एज वेल एज एंटाइटलमेंट, एनहांसिंग द रोल ऑफ वुमेन डिसीजन मेकिंग। देखिए यहाँ पे इसका मीनिंग ये है कि अगर मेन हो चाहे वुमेन हो, ठीक है, जब वो खेती कर रही है दोनों को लोन मिले। ऐसा नहीं कि महिला जा रही है तो लोन ना मिले और मेन जा रहे तो लोन मिल रहा है, नहीं, दोनों को लोन मिले, दोनों को ओनरशिप रहे लैंड का। अगर महिला कर रही है तो ओनरशिप, लैंड ओनरशिप उनके नाम पे भी होनी चाहिए। प्रोडक्टिव एसेट जो है, जैसे कि ट्रैक्टर हो गया, ठीक है, बड़े बड़े खेतों पे बोरवेल लगाते हैं पानी के लिए, ये सब एसेट्स है, किसी न किसी के नाम होते हैं। तो एसेट्स जो है वो महिलाओं के नाम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ बस लेबर की तरफ फार्म पे काम कर रही है ना, नाम होना चाहिए। तो इसके लिए पर्टिकुलरली ये जो बिल है ना, वो बिल इन सब चीज़ों को फैसिलिटेट कर रहा है, ये लिखा है। अच्छा, यहाँ पे ये लिखा है कि ब्लू कलर से जो मार्क है वो लिखा है कि महाराष्ट्र में कितने प्रतिशत महिला वुमेन फार्मर्स है, कितने प्रतिशत मेल फार्मर्स है। अच्छा, ये पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे 2025 के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हमें ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए, अकॉर्डिंग टू द पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे 2025 73% ऑफ द वुमेन आर फार्मर्स एंड 47% मेल आर फार्मर्स, ये याद रखना है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये सब देखिए, ये सब बस ऐसे था इसलिए मैंने मार्क भी नहीं किया। नेशनल पॉलिसी फॉर फार्मर्स 2007, ये आपको पढ़ लेना है अपने साइड से खुद से, ठीक है। और ये देखिए कंक्लूजन पार्ट हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दिस लॉ इज़ द फर्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप टुवर्ड्स सोशल चेंज टू एड्रेस। आप एग्जाम में कैसे लिखेंगे, एग्जाम में लिखेंगे सोल्यूशन देने में, वी नीड टू ब्रिंग अ लॉ टू एड्रेस वी नीड टू ब्रिंग अ लॉ विच कैन एड्रेस द सोशल चेंज, विच नो यू कैन राइट इट लाइक दिस, वी नीड टू ब्रिंग अ लॉ which can bring the social change, right। उसके बाद social change to address the deeply entrenched inequalities in access to land, water and other natural resources, ठीक है। ऐसे आप लिखेंगे सोल्यूशन के तहत। दूसरा लाइन जो इंक्रीजिंग माइग्रेशन ऑफ, ये तो वही जो मैं आपको बताई कि ज़्यादा से ज़्यादा माइग्रेशन हो रहा है, इस वजह से महिलाओं को लगातार फार्मिंग की तरफ देखना पड़ रहा है और उनको फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी के ऊपर काम करना पड़ रहा है। और महिला ज़्यादा सेंसिटिव होती है इन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी इन द मिडल ऑफ द ग्रोइंग चैलेंजेस ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड डिप्लीटिंग नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। उसके बाद इट इज़ ग्लोबली ऑब्जर्व दैट द वुमेन आर अमंग द स्ट्रॉन्गेस्ट ड्राइवर्स टू अडेप्टेशन टू क्लाइमेट चेंज। सबसे ज़्यादा क्लाइमेट चेंज को अगर अडेप्ट कर रही है कोई तो वो महिला है। प्रोएक्टिव पॉलिसी सपोर्ट विल अनेबल देम टू प्ले दिस रोल इवन बेटर एज वी वर्क टुगेदर फॉर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल एग्री फूड सिस्टम। एक इंक्लूसिव पॉलिसी लाना चाहिए सरकार को, प्रोएक्टिव पॉलिसी लाना चाहिए, ताकि जो नेचुरल रिसोर्सेज है, लैंड, वाटर और बाकी सब नेचुरल रिसोर्स जो इसके हेल्प से खेती हो सकती है, उस पर सिर्फ मेल का नहीं वुमेन का भी इक्वली अधिकार रहे, वुमेन भी इजीली उसको अपने नाम कर सके। इसके लिए एक पॉलिसी सरकार को लेके आनी चाहिए।
ठीक है। अच्छा देखिए यहाँ भी एआई डेटा सेंटर के ऊपर है, मैं उसको आपका ये आप खुद से पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा, बहुत इजी है। मैं आपको उसका क्रक्स बता देती हूँ कि एआई डेटा सेंटर के ऊपर गुजरात जो है वो एक पॉलिसी लेके आई है। अभी तक बाकी सारे स्टेट्स जो वो केस टू केस बेसिस पर जैसे कोई अगर प्रपोजल लेके आ रहा है कि हमें यहाँ पे एआई डेटा सेंटर बनाना है तो प्रपोजल के लिए वो एक काम कर रही है, बट गुजरात ने एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी लेके आई है ताकि वो एआई डेटा सेंटर बनाए। अच्छा इसमें मतलब नेशनल लेवल पे कुछ भी नहीं था, स्टेट्स के ऊपर ही था, तो मैं इससे ज़्यादा मतलब इसलिए मैं आपको खुद से बोल रही पढ़ लेने के लिए। फिर उसके बाद देखिए एक चीज़ आपको इंपॉर्टेंट याद रखना, एआई डेटा सेंटर जो ये जो सेक्टर है पर्टिकुलरली ये हाई वाटर रिक्वायरमेंट है, इसमें पानी की बहुत ज़रूरत होती है। ऐसे छोटे छोटे नॉलेज हमें बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं प्रीलिम्स के एग्जाम्स को उससे सॉल्व करने के लिए। फिर देखिए ये वाला आर्टिकल इंडिया यूके एफटीए जो है ये अब तो स्टार्ट हो चुका है, 1 जुलाई से इट हैज़ किक्ड इन, ठीक है। पहले स्टार्ट होता था इन द अभी हम लोग क्या पढ़े थे, फ्रैक्चरिंग इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर, राइट। यहाँ पे क्या है, फ्रैक्चरिंग वर्ल्ड ट्रेड ऑर्डर, राइट। अभी बहुत सारे प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज चल रही है, देयर ह्यूज ट्रेड हिंड्रेंसेस इन कैरिंग आउट अ ट्रेड बिटवीन द कंट्रीज। तो फ्रैक्चरिंग वर्ल्ड ट्रेड ऑर्डर के बीच में इंडिया यूके का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आ गया है। अच्छा इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है देखिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इंडिया का लेबर इंटेंसिव जो सेक्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया का बेनिफिट क्या क्या है, इंडिया ने जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन की है यूके के साथ उसमें 99% इंडियन एक्सपोर्ट्स को के लिए टैरिफ एलिमिनेट कर दिया गया और इंडिया ने यूके के 90% एक्सपोर्ट्स पर टैरिफ हटा दिया है। इंडिया के क्या क्या सेक्टर्स में, टेक्सटाइल, फुटवियर, जेम्स एंड ज्वेलरी, ये सब लेबर इंटेंसिव, यहाँ पे लोगों को रखा जाता है ना कि कैपिटल इंटेंसिव, राइट। तो यहाँ पे बहुत एम्प्लॉयमेंट आएगा। और जो यूके के लिए जो चीज़ें माफ़ की गई है वो स्पेशली क्या क्या है, वो है आपका कार्ड, वो है आपका अल्कोहलिक बेवरेज एक्सेट्रा। और ये यूके के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया जो है यहाँ पे क्या लिखा है, इंडिया इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फास्टेस्ट ग्रोइंग स्पिरिट मार्केट है और यूके जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट विस्की एक्सपोर्टर है, ठीक है। तो इसलिए यूके की बहुत फ़ायदा होगी इस चीज़ से। उसके बाद इंडिया का टेक्सटाइल एक्सपोर्ट जो है वो काफ़ी ऐसा डेटा बताया जा रहा है कि वो काफ़ी ऊपर जाएगा क्योंकि इंडिया ने साइन किया है अभी। प्लस इंडिया को कॉम्पिटिटिव एज देता है अभी। बांग्लादेश और वियतनाम में भी बहुत टेक्सटाइल के लिए काफ़ी फेमस है। तो इन सब के लिए इंडिया जो है टेक्सटाइल में काफ़ी अच्छा कर सकता है क्योंकि इंडिया ने अभी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत इंडियन टेक्सटाइल के ऊपर टैरिफ को माफ़ कर दिया है यूके ने। अच्छा उसके बाद जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट भी इंडिया का बढ़ेगा। उसका ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंडिया ने सबसे पहले एक जो बहुत इंपॉर्टेंट काम किया वो ये है कि सेल्फ डिक्लेरेशन ऑफ ओरिजिन बाय एक्सपोर्टर्स और प्रोड्यूसर। इंडिया ने एक सिस्टम अलाउ किया है कि जो एक्सपोर्टर्स और प्रोड्यूसर्स है जो सेल्फ डिक्लेयर कर दे कि वो कहाँ से अपना ला रहे हैं, ठीक है। ये क्या होता है, एक ट्रस्ट हुआ, ये एक ट्रस्ट मैं आपको दिखा रही हूँ आपके अंदर कि आप सेल्फ डिक्लेयर कर दीजिए, खुद से बता दीजिए कि ये ओरिजिन कहाँ से हुआ, राइट। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि पहले क्या था, एक कन्वेंशनल सिस्टम था, कोई और अथॉरिटी थी। रिप्लेसिंग द कन्वेंशनल सिस्टम ऑफ सर्टिफिकेट इशूड बाय द डेजिग्नेटेड अथॉरिटी। अलग से अथॉरिटी इस बात को सर्टिफाई करती थी कि अच्छा ये प्रोडक्ट इस कंट्री से आ रही है, इस कंट्री से आ रही है। इससे डिले होता था, हर्डल्स होता था। अब ये नहीं होगा। क्यों किया है इंडिया? बिकॉज इंडिया वांट टू प्रमोट एक्सपोर्ट्स फ्रॉम EU एंड US। ओके, इंडिया वांट टू रिड्यूस इट डिपेंडेंसी फ्रॉम चाइना एंड आसियान कंट्रीज़। आसियान और चाइना साइड से जितने एक्सपोर्ट्स आ रहे हैं इंडिया को, इंडिया उसको बंद करना मतलब ऑलमोस्ट ख़त्म करना चाहती है। आपको पता है कि चाइना के साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट बहुत ज़्यादा है। प्लस आसियान के साथ इशू भी यही कि आसियान के नेम पे चाइना लेके आ रही है, ठीक है। आसियान के साथ मतलब चाइना या अलग अलग कंट्रीज़ जिसके साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, वो कंट्रीज़ आसियान में अपना कंपनी खोल कर नाम आता है कि ओके ओरिजिनेटेड फ्रॉम दिस और दैट कंट्री, बट एक्चुअली चाइना, मान लीजिए चाइना ही एक्सपोर्ट कर रही है, तो अपने डायरेक्ट चाइना से तो भेज रही है पर दूसरे कंट्री से भेज रही है। और बहुत थ्रेट भी है हमें, तो इस वजह से और भी बहुत रीजंस है जिसकी वजह से इंडिया जस्ट वांट टू गेट रीड ऑफ और रिड्यूस द डिपेंडेंसी, नॉट गेट रीड ऑफ, रिड्यूस द डिपेंडेंसी ऑफ द एक्सपोर्ट्स कमिंग फ्रॉम चाइना एंड आसियान। अच्छा उसके बाद ये एक पर्टिकुलर पॉइंट लिखा था कि मेडिकल डिवाइसेस पे डिपेंडेंसी है, जिस इस वजह से इंडिया ने यूके के मेडिकल डिवाइसेस पे भी टैरिफ कम कर दिया। उसके बाद आयरन स्टील एक्सपोर्ट के ऊपर था डेटा दिया हुआ है कि शायद वो भी बढ़ने की संभावना ज़्यादा है। फिर हमने बहुत इंपॉर्टेंट कंसेशन फॉर प्रोफेशनल्स इसमें है यूके इंडिया के FTA में ये है कि सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशंस नहीं देना पड़ेगा, डबल कंट्रीब्यूशन नहीं देना पड़ेगा, अवॉइडिंग डबल कंट्रीब्यूशन। मतलब इंडिया के प्रोफेशनल्स जो है उनको यूके के सोशल सिक्योरिटी में जो कंट्रीब्यूट करना पड़ता था वो अब नहीं करेंगे। और इस तरह से क्या होता है, डबल कंट्रीब्यूशन मतलब आप एक एम्प्लॉय इंडिया के कंपनी में भी यूके की कंपनी में आप यहाँ भी सोशल सिक्योरिटी के लिए पैसा डाल रहे हैं, वहाँ भी सोशल सिक्योरिटी के पैसा डाल रहे हैं, तो डबल कंट्रीब्यूशन आपको नहीं करना पड़ेगा, इसके लिए भी एक लाया गया। अच्छा एक और जो सबसे अच्छा बात ये है कि यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए ये वाला लाइन,
एक्सपर्ट सेड दिस इज़ अ बिग विन। अच्छा ये वाला, हाँ, लेबर एनवायरनमेंट चैप्टर ऑफ इंडिया यूके इज़ नॉट बाइंडिंग। अब क्या है ना कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में, स्पेशली यूरोप में ना लेबर एनवायरनमेंट को लेकर काफ़ी रिजिड है कि ये ठीक से, मतलब ऐसा तो नहीं ना कि बॉन्डेड लेबर के तहत काम हो के अगर कोई प्रोडक्ट बॉन्डेड लेबर के द्वारा बनाया गया है तो उस प्रोडक्ट को यूके या फिर यूरोपियन कंट्रीज़ नहीं लेती है कि नहीं ये तो गलत है, ये इनह्यूमन है, ऐसा बोलती हैं। अरे ऑब्वियसली इनह्यूमन ही हुआ ये चीज़। फिर दूसरा, वो इन्वायरमेंट को लेकर काफ़ी रिजिड है कि ये कार्बन प्रोड्यूस कर रही है, वी विल नॉट बाई दिस प्रोडक्ट लाइक दैट। तो ये सब इन्वायरमेंटल लेबर को लेकर जो चैप्टर्स हैं वो नॉन बाइंडिंग है। तो इससे क्या है कि ये, क्योंकि ये नॉन टैरिफ बैरियर का काम करती आई है अभी तक, तो ये इससे एक बड़ा मतलब विन है। बट द नेगेटिव पार्ट इज कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मेकानिज़म जो है, ठीक है, उस पर इंडिया को छूट नहीं मिला यूके इंडिया FTA के तहत। अच्छा देखिए, अब नेक्स्ट आता है चाइना का न्यू बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट, एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है कि 6 जुलाई को चाइना ने अपना एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, सबमरीन बेस्ड बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च किया है, ठीक है। अच्छा, ये एक इंसिडेंट है। हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि ऐसा बीजिंग कर क्यों रहा है, अभी क्यों टेस्ट कर रहा है। देखिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट वो ये कर रहा है कि वो अब वो इट इज़ नॉट साइड अवे फ्रॉम ओवर्टली टॉमिंग इट्स इम्प्रूविंग न्यूक्लियर कैपेबिलिटी। वो उसके जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी लगातार बढ़ रही है उसको वो दिखाने में अब शर्मा नहीं रहा है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, मल्टीपल मिसाइल साइलोज विदाउट camouflaging देम एंड विद द अवेयरनेस दैट दे विल बी नोटिस बाय अमेरिकन सैटेलाइट। वही चीज़ वो सामने एकदम डायरेक्ट शो ऑफ कर रहा है, उसको पता है कि अमेरिका का सैटेलाइट उसे देख रहा है, फिर भी वो दिखा रहा है, ठीक है। थर्ड पॉइंट, अमेरिका को टारगेट करा, मतलब थर्ड पॉइंट, एडिशनली डिस्प्ले न्यू एंड एडवांस न्यूक्लियर डिलीवरी सिस्टम। अच्छा, लगातार वो अपना न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को बढ़ा रहा है, ठीक है, जहाँ पे पैसिफिक ओशन में भी उसने काफ़ी सारे टेस्ट केस किए थे, ठीक है। तो ये है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट, चाइना वांट्स द वर्ल्ड एंड द US इन पर्टिकुलर टू टेक नोट ऑफ इट्स इंप्रूविंग न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, पूरी दुनिया को दिखाना चाहता है कि आप देखो मेरा न्यूक्लियर कैपेबिलिटी बढ़ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, ये डेवलपमेंट एट्रीब्यूट कर रहा है चाइना फैक्टर चाइनाज एफर्ट टू डेमोन्स्ट्रेट द कंस्ट्रक्शन ऑफ इट्स न्यूक्लियर ट्राइड। ठीक है, न्यूक्लियर ट्राइड क्या होता है कि आपके पास न्यूक्लियर वेपन है कि आप ज़मीन से, सी से, मतलब समुद्र से और हवा से, कहीं से भी आप न्यूक्लियर वेपन डाल सकते हैं। ये चीज़ भी दुनिया को दिखाना चाह रहा है, लगातार न्यूक्लियर ट्राइड कैपेबिलिटी बढ़ा रहा है, ठीक है। अच्छा, अपने सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी को भी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। चाइना और इंडिया दुनिया का एकमात्र ऐसा न्यूक्लियर वेपन कंट्रीज़ है जिसका नो फर्स्ट पॉलिसी है, नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी है। मतलब ये हुआ कि हम लोग सब, चाइना और इंडिया दोनों का ये बोलना है कि हम लोग खुद से पहले न्यूक्लियर वेपन यूज़ नहीं करेंगे, सामने से पहले कोई अटैक करेगा तब हम यूज़ करेंगे। तो अपने तो क्या हो गया, हमारा सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी हुआ एक तरह से, मतलब हम फर्स्ट स्ट्राइक करना नहीं रखे हैं, हम सेकंड स्ट्राइक मारेंगे। और हमारा भी न्यूक्लियर पॉलिसी ऐसा ही है, सेकंड स्ट्राइक अगर है भी तो इट इज़ क्लियर वर्ड्स में है कि मतलब वो किस एक्सटेंट तक नुकसान पहुंचाएगा ये डिफाइंड बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो चाइना का भी अपना सेकंड न्यूक्लियर स्ट्राइक कैपेबिलिटी जो है वो अपना बढ़ाया जा रहा है, यही चीज़ है। प्लस यहाँ पे चाइना का, यहाँ पे क्या लिखा है, डू दिस डेवलपमेंट्स मीन चाइनाज न्यूक्लियर स्ट्रैटेजी है चेंज, उसका जो नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी है वो चेंज है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बियॉन्ड दिस सिंपलिस्टिक एक्सप्लेनेशन दिस डेवलपमेंट्स कुड ऑल्सो बी एट्रीब्यूटेड टू चाइनाज अटेम्प्ट्स टू कंस्ट्रक्ट अ न्यूक्लियर शील्ड अटेन ग्रेट पावर स्टेटस। न्यूक्लियर शील्ड बनाना है, ग्रेट पावर स्टेटस बनाना है और थिएटर लेवल न्यूक्लियर डोमिनेंस दिखाना है इंडो पैसिफिक रीजन में। वो इंडो पैसिफिक रीजन में दिखाता है कि मेरा थिएटर, न्यूक्लियर थिएटर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, आई एम गोइंग टू ब्रिंग ह्यूज रिटेलिएशन और आपको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं, ये दिखाना चाहता है। अच्छा, इन न्यूक्लियर स्ट्रेटजी चाइना का जो है, पहला है नो फर्स्ट यूज़ का, ठीक है। दूसरा है एश्योर्ड रिटेलिएशन, ठीक है, वही जो हमारा भी यही सेम है, आप अगर स्ट्राइक करेंगे आप एश्योर रहिए कि आपको रिटेलिएशन मिलेगा। थर्ड, नॉट टू यूज़ और थ्रेटन टू यूज़ न्यूक्लियर वेपन्स अगेंस्ट नॉन न्यूक्लियर वेपन। इंडिया का भी सेम है, हमने भी लिखा है यही बात कि हम नॉन न्यूक्लियर वेपन के अगेंस्ट अपने न्यूक्लियर वेपन को यूज़ करके थ्रेट नहीं डालेंगे नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स को, ठीक है। और न्यूक्लियर वेपन फ्री जोन में भी हम लोग यूज़ नहीं करेंगे, ये चीज़ अब चाइना का लिखा है। अच्छा, चाइना का एक और है मिनिमम न्यूक्लियर डेटरेंट पोस्चर। और ये जो लगातार चाइना जो एक्सपेरिमेंट कर रही है, नए नए बैलिस्टिक मिसाइल्स बना रही है, वो एक तरह से लग रहा है कि चाइना अपने मिनिमम न्यूक्लियर डेटरेंट पोस्चर को और बढ़ा रही है। मतलब क्या गया, मिनिमम है, सपोज एग्जांपल रॉ वेज में 1 kg न्यूक्लियर वेपन है, ये मेरा मिनिमम है, ठीक है, मेरा इसे डेटरेंट नहीं, वो इस मिनिमम को बढ़ा के 1 को 100 टन कर रही है, इस तरह का, इतना ज़्यादा। फॉर इंस्टेंस चाइना कुड पोजेस अराउंड, ये सब पढ़ लीजिए, एग्जाम्पल दिया हुआ है
इम्प्लीकेशन, इंडो पैसिफिक में क्या इम्प्लीकेशन है, यहाँ क्या इम्प्लीकेशन है, ठीक है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडिया के लिए क्या इम्प्लीकेशन है। इंडिया को अपना कैपेबिलिटी बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। चाइनीज़ डेमोन्स्ट्रेशन एड्स अर्जेंसी फॉर इंडिया टू डिप्लॉय इट्स लॉन्ग रेंज K5 K6 मिसाइल, ठीक है। बहुत अर्जेंसी ऐड कर रही है इंडिया को कि अपना लॉन्ग रेंज मिसाइल को इमीडिएटली वो डिप्लॉय करे, ठीक है, ताकि पैरिटी आ सके इंडिया और चाइना के न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ के बीच। और इंडिया नीड्स टू एक्सपैंड इस एंटी सबमरीन वॉरफेयर कैपेबिलिटीज़ एंड सी वेट डोमेन अवेयरनेस एटलीस्ट अक्रॉस द इंडियन ओशन रीजन, ठीक है। रीजनल अब साथ USA और रीजन अदर रीजनल एक्टर्स जो है वहाँ पे हैं, उसके लिए क्या है, ये भी हो सकता है कि US को अपना फोकस चेंज करना पड़े। अभी वेस्ट एशिया पे, जो कि हमारे लिए वेस्ट एशिया, USA के लिए मिडिल ईस्ट है, तो वेस्ट एशिया पे उससे हटा के ईस्ट एशिया पे आना पड़े। इस तरह से चाइना इस तरह का गेम खेल रही है। मतलब देखिए अभी कुछ दिन पहले ना, 2 दिन पहले हमारे एक्स डिप्लोमेट, आई थिंक उनका नाम अकबर तो है, समथिंग और भी है उनका नाम, तो उन्होंने लिखी थी कि जब पूरी दुनिया का ध्यान कहीं और है, कोई और पूरी दुनिया का रूल लिख रहा है और वो चाइना है, ठीक है। तो उन्होंने पूरे आर्टिकल में इस बात को एक्सप्लेन किया था कि किस तरीके से चाइना जो है वो दुनिया का एक नया रूल लिख रहा है, ठीक है। और वो उस रूल को लिखने में इंडिया को इसलिए पूरी तरह ध्यान रखना है कि वो इस रूल मेकिंग का ऐसा ना हो कि रूल बनाए हुए वर्ल्ड में एक सीट मिल जाए उसको, नहीं। इंडिया को ध्यान रखना है कि वो भी रूल मेकर बने, उसको बहुत ही कॉशियस वे में इस पर चाइना की इस एक्टिविटी पे ध्यान दें। कैसे उसने ग्लोबल, अभी रिसेंटली उन्होंने चाइना ने एक लॉन्च किया था, चलिए वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है, मैं एक्सप्लेन कर दूंगी आपको बाद में, तो आपको अच्छे से गाइस मैं न्यू अभी वीडियोस बना रही हूँ, ठीक है। तो कैसा लग रहा है आपको वीडियोस, क्या लग रहा है, ठीक है कि नहीं है, मुझे क्या और इम्प्रूवमेंट लानी चाहिए, आपको और क्या क्या मतलब इम्प्रूवमेंट चाहिए इस आर्टिकल में। मेरा फोकस बस यही है कि मैं इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल और एक्सप्लेन पेज को बहुत ही अच्छे से आपको बता दूं। साथ साथ मैं नोट्स प्रोवाइड करूंगी इनके आर्टिकल के, पर मैं चाहती हूँ कि आप खुद से पहले एक बार पढ़ लें, ठीक है। इसलिए मैं नोट्स आपको वीकेंड पे दूंगी। मैं जल्दी ही टेलीग्राम चैनल बनाने वाली हूँ, वहाँ पे मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूँगी सारे एडिटोरियल के एकदम अच्छे से, ठीक है। उसके बाद इसके साथ साथ अच्छा कुछ भी AI नोट्स नहीं होंगे, दैट्स अ प्रॉमिस फ्रॉम माय साइड, ठीक है। और इस टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड में आई डोंट थिंक सो कोई झूठ बोल सकता है, राइट। क्योंकि अगर कोई AI जनरेटेड कुछ बनाता है तो वो ऑटोमेटिक पकड़ा जाएगा कहीं ना कहीं से। दे आर सो टेक सेवी पीपल आर देयर, सो टेक्नोलॉजिकली स्मार्ट पीपल आर देयर, राइट। एंड लास्ट मैं कंक्लूड कर देती हूँ, मैं फिर आंसर राइटिंग सेशंस भी स्टार्ट करूँगी, वीकली टेस्ट भी स्टार्ट करूँगी, डेली MCQs भी स्टार्ट करूँगी, मैं सब लाऊँगी आपके लिए। बस न्यूज़पेपर के लिए स्पेसिफिकली मेरे साइड से एक पॉइंट ये है, आप न्यूज़पेपर को सब्जेक्ट की तरह पढ़ें, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।